नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो का विषय है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का ऐसा प्रथम शासक था दोस्तों जिसने न केवल यूनानी बल्कि विदेशी आक्रमणों को पूर्णतः विफल किया तथा भारत के एक बड़े भूभाग को सिकंदर जैसी महत्वाकांक्षी यूनानी आक्रांता के अधिपत्य से मुक्त कराया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंशीय शूद्र कुलोत्पन्न था। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वह नंद राजा की शूद्र पत्नी से उत्पन्न हुआ था। बौद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नगर के राजा का पुत्र था। राजा की मृत्यु के बाद रानी ने उसे जन्म देकर पाटलिपुत्र की एक मवेशीशाला में फिकवा दिया था। एक चंदन वृक्ष के द्वारा रक्षा किए जाने के कारण उसका नाम चंद्रगुप्त पड़ा। बड़ा होकर जब वह मवेशी चराते हुए बालकों के साथ वहीं एक ऊंची पहाड़ी पर बैठकर राजा की तरह न्याय कर रहा था तो नंद से प्रतिशोध लेने को उतावले गुजरते हुए चाणक्य की नज़र इस बालक पर पड़ी तो उसने चंद्रगुप्त को उसके पालनकर्ता शिकारी से खरीद लिया और तक्षशिला में समस्त प्रकार की शिक्षा दिलाकर उसे इस योग्य बनाया कि वह न केवल साम्राज्य का समूल नाश कर सके वरन मगध का शासन बन सके। जैन साहित्य में उसे मयूर पोषकों का पुत्र कहा गया है। कथा सरित सागर में उसे नंदराज का पुत्र बताया गया है। चंद्रगुप्त का शैशव काल शिकारियों चरवाहों के मध्य व्यतीत हुआ। उसने मगध के राजा के यहाँ नौकरी कर ली थी। अपनी योग्यता और प्रतिभा से वह मगध का सेनापति भी बन गया था। कहा जाता है कि एक बार सिंहलगढ़ के राजा ने पिंजरे में बंद एक मोम का सिंह राजा नंद के यहाँ भेजते हुए यह चुनौती दी थी कि आपके राज्य का कोई व्यक्ति इसे पिंजरे के द्वार खोले बिना बाहर निकाल दे तो मैं यह मान लूँगा कि आपके राज्य में भी कोई बुद्धिमान है। चंद्रगुप्त ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए सकाला को तत्व करके सिंह को पिघला दिया। इस तरह स्वयं ही वह पिंजरे से बाहर हो गया। कुछ कारणवश नंदराज चंद्रगुप्त से नाराज हो गया और उसने उसे प्राण दंड दिया। तो प्राण रक्षा करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से भागकर उसके साम्राज्य को विनष्ट करने का दृढ़ संकल्प कर बैठा। इसी दौरान नंद द्वारा अपमानित एक और शत्रु चाणक्य से चंद्रगुप्त की भेंट हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी कूटनीति विद्या से इतना प्रशिक्षित किया कि उन दोनों ने मिलकर नंद साम्राज्य का समूल विनाश कर डाला। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध का राज सिंहासन हासिल किया। राज्य सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम मगध पर अधिकार किया। राज्य सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम मगध पर एकाधिकार किया। उसके पश्चात यूनानी शासन का उन्मूलन करते हुए पंजाब पर अधिकार किया। मगध पर पुनः आक्रमण करते हुए उसने राजा पोरस से सहायता प्राप्त की और उसे मगध का आधा साम्राज्य देने का वचन दिया तथा चाणक्य की सहायता से एक विषकन्या के माध्यम से राजा नंद की हत्या करवा दी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर विश्व विजेता बनने का स्वप्न लिए भारत पर आक्रमण कर बैठा। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके इस स्वप्न को धूमिल कर दिया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस को मुंह की खानी पड़ी। सेल्यूकस से की गई संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी के बदले पूर्वी अफगानिस्तान
बलूचिस्तान और सिंधु नदी का क्षेत्र उसे दे दिया। इसके बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उसने अपने ग्रंथ इंडिका में भारत तथा चंद्रगुप्तकालीन शासन पद्धति का वर्णन लिखा था। चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त का शासन प्रबंध अत्यंत ही सुसंगठित वैभवशाली था। चंद्रगुप्त ने अपने शासन प्रबंध को केंद्र, प्रांत, स्थानीय, ग्रामीण, नगरीय क्षेत्रों में बांटा था। संपूर्ण शासन का संचालन सम्राट तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र को केंद्र मानकर किया जाता था। सम्राट सर्वे सर्वा होता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जो सम्राट को आवश्यक परामर्श दिया करती थी, परंतु सम्राट उनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे कई विभागों में बांट दिया गया था। प्रत्येक विभाग को एक एक तथा दो दो विषय दिए गए थे। इन 18 विभागों में अमात्य के अतिरिक्त अनेक पदाधिकारी और कर्मचारी होते थे। राज्य में आंतरिक शांति और सुव्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस विभाग का गठन किया गया था। इसे रक्षिण कहा जाता था। राज्य के कोने कोने से किए जाने वाले अपराधों, षड्यंत्रों, कुचक्रों का पता लगाने के लिए राज्य में गुप्तचरों का जाल सा बिछा हुआ था। इसमें वेश्या, दासी, भिक्षुणी, शिल्पकारिका आदि भी काम किया करती थी। चंद्रगुप्त के शासनकाल में न्याय व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। सम्राट का निर्णय ही अंतिम माना जाता था। उसके शासनकाल में दंड विधान में जुर्माने के साथ साथ अंगभंग तथा मृत्युदंड का भी विधान था। इस व्यवस्था की वजह से अपराध तथा अपराधियों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई थी। अक्सर लोग बिना ताले लगाए ही घरों से बाहर चले जाया करते थे। राज्य की सुरक्षा हेतु सैन्य विभाग का गठन भी किया गया था, जिसमें विशाल सेना को पैदल, अश्वारोही, रथ, हस्ती, जल सेना में विभाजित किया गया था। सेना के लिए एक चिकित्सा विभाग भी था। सेना का अध्यक्ष स्वयं राजा होता था, जो सेना का संचालन निरीक्षण करता था। इसके अलावा 5 समितियां भी थीं। सैनिकों को सम्राट द्वारा वेतन तथा समुचित सुविधाएं प्रदान की गई थी। राज्य की आय का एक बड़ा भाग सेना, शासन तथा लोक कल्याण में खर्च किया जाता था तथा चाणक्य के अनुसार राजा को प्रजा का हमेशा सेवक और ऋणी होना चाहिए। अतः उसे प्रजा के ऋण से उत्सन्न होने के लिए उसके हित में यातायात की समुचित व्यवस्था हेतु सड़कें बनवानी चाहिए। कुएं, धर्मशालाएं, सिंचाई हेतु तालाब बनवाना, औषधालयों की स्थापना कर उसमें योग्य चिकित्सकों की नियुक्ति करनी चाहिए। जनता के हितार्थ शिक्षा की समुचित व्यवस्था करते हुए छात्रों को छात्रवृत्ति भी देनी चाहिए। असहाय और दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। उसने राज भवनों के अलावा बनाए गए अन्य भव्य भवनों के मध्य आकर्षक उद्यान व सरोवर बनवाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक व पश्चिम तक हिंदू कुश से पूर्व बंगाल तक विस्तृत था। जैन साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। वहाँ श्रवणबेलगोला में उसने 398 ईसा पूर्व अपना शरीर त्याग कर दिया था।
आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।